स्टार्ट है। नमस्कार सभी को। फर्स्ट ईयर EHDP में आज फिजियोलॉजी के अंदर हमने पिछले हमारे लेक्चर में अगर पीयूष ग्रंथि से रिलीज होने वाले हार्मोन्स जो हमने पढ़ लिया था। एंटीरियर पिट्यूटरी से कौन कौन से हार्मोन रिलीज होते हैं। कल मैंने आपको ये भी बता दिया था कि इसके 3 पार्ट होते हैं, जेस्टालिस, ट्यूबरलिस और इंटरमीडिएट। और ये भी बता दिया था कि ये स्वयं हार्मोन जो सिक्रीट करती है। जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी है ये तो कलेक्ट करती है, इकट्ठे करती है, स्टोर करती है, वो हाइपोथैलेमस से आते हैं। ये स्वयं जो है वो है हाइपोथैलेमस के नीचे ये भी, लेकिन ये जो है वो खुद सिक्रीट करती है। तो ये इनके, क्योंकि इसके 3 तरह की सेल होती हैं, ये 3 इसके मैंने आपको बताए पार्ट हैं इसके, और ये इसका पिट्यूटरी का सबसे बड़ा पार्ट है, ये लार्जेस्ट पार्ट है इसका। तो इससे कौन कौन से हैं दोबारा देख लेते हैं। ACTH एड्रीनो कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन TSH और TTH। उसके बाद में STH सोमेटोट्रोपिक हार्मोन, सोमेटो सेल ग्रोथ हार्मोन है ये, इसको GH भी कहते हैं, ग्रोथ हार्मोन। FSH यानी कि फोलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, LH यानी कि ल्यूटिनाइजिंग, एंड LTH से मतलब है ल्यूटियोट्रोपिक हार्मोन। और छठा था प्रोलैक्टिन, ये केवल भेड़ और चूहों की बात कर रही थी। तो उपरोक्त में से 1 से 3 तक हार्मोन शरीर की वृद्धि के हैं, वृद्धि से प्रत्यक्ष रूप से संबंध रखते हैं ये, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से प्रजनन संबंधी हार्मोन्स पर भी अपना असर डालते हैं ये। अतः इन्हें ग्रोथ हार्मोन कहते हैं या ग्रोथ प्रोमोटिंग हार्मोन कहते हैं, ग्रोथ हार्मोन कहते हैं, एक ही बात है। और 4 से 6 यानी कि FSH, LH और प्रोलैक्टिन ये प्रत्यक्ष रूप से प्रजनन हार्मोन है और इन्हें गोनेडोट्रोपिक हार्मोन कहते हैं। यहाँ तक शायद हम कल पहुँच गए थे। अब इसे आगे उक्त सभी हार्मोन जटिल प्रोटीन द्वारा निर्मित है, ये प्रोटीन होते हैं तथा पानी में घुलनशील है। और अगर पीयूष ग्रंथि में 3 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, जैसे मैंने 3 पार्ट बताए, तो उनके अंदर अलग अलग कोशिकाएं हैं। पहले के अंदर है बेसोफिलिक, एसिडोफिलिक एंड क्रोमोफिल। तो बेसोफिलिक जो है वो स्त्राव करती हैं फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन और एड्रीनोकॉर्टिको हार्मोन, ट्रोपिक हार्मोन। तो ये हार्मोन सक्रिय करती है बेसोफिलिस की सेल्स। और उसके बाद में एसिडोफिलिक सेल्स जो हैं वो है सोमेटोट्रोपिक ग्रोथ हार्मोन और प्रोलैक्टिन को स्रावित करती है। क्रोमोफोम ये वो सेल हैं जो ना ये बेसोफिलिक होती हैं ना ये एसिडोफिलिक होती हैं, यानी कि बहुत ही वीक स्ट्रेन लेती हैं। ये वीक स्ट्रेन, ना इनको एसिडोफिलिक में ले सकते हो और ना इनको बेसोफिलिक में ले सकते हो। तो ये 3 तरह की कोशिकाएं कहलाती हैं। न्यूक्लियाई स्मॉलर होता है इनका, और जो बॉर्डर है इसका वो डिस्टिंग्विश नहीं होता, लेस डिस्टिंग्विश होता है, लेस, हल्का सा। यानी कुल मिलाने का कहने का मतलब है ये हल्की सी स्ट्रेन को लेती हैं, हल्की सी, जो अपीयरेंस तो देती हैं लेकिन उसको आप पॉजिटिव में नहीं कह सकते। तो ये क्रोमोफोब, ये 3 तरह की इसकी सेल है। तो अब जो FSH फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, अब इनका असर हम देखते हैं, क्या असर करता है मेल पे और क्या करता है फीमेल पे, मादा में और नर में। तो हम पहले देखेंगे इसके असर को मादा में। इस हार्मोन का लक्ष्य अंग डिंब ग्रंथि है, अंडाशय, ओवरी पर ग्राफिन फॉलिकल को बनाना यानी कि मैच्योर करना। ये हमने पढ़ लिया है कि वो कैसे मैच्योर होता है, पीछे हमने देख लिया। मादा में गौण लिंग लक्षण यानी कि सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर जैसे शारीरिक परिवर्तन, शारीरिक वृद्धि, बाल व पक्षियों में फर, प्लूमेज कहते हैं
ज़्यादा जो इकट्ठे होते हैं ना, फीदर, एक फीदर हुआ, ज़्यादा हो गए इकट्ठे, इनको यानी कि फीदर का झुंड, बर्ड्स का फीदर की कलेक्टिव जो वर्ड बोलते हैं वो प्लूमेज बोलते हैं इसको, इनका विकास, दुग्ध ग्रंथियों का विकास आदि। इसीलिए इसे मादा जाति प्रभावित यानी कि फेमिनिन, इसको सही करो, ये FEMININE करो, इसको NIE कर रही है इन्होंने, ये NINE है, ये फेमिनिन है, फेमिनिन हार्मोन्स यानी कि फीमेल सेक्स हार्मोन, एक ही बात भी कहते हैं। डिम्ब ग्रंथि के परिपक्व हो रहे पुटक फॉलिकल के स्राव में एस्ट्रोजन हार्मोन को उत्पन्न करने में सहायता करना। ये देखें, ध्यान से पढ़ना इसको। जब फॉलिकल ग्रोथ कर रहा होता है तो उस समय जो फॉलिकल का जो सिक्रीशन है उसके अंदर एस्ट्रोजन की मात्रा को बढ़ाना, ये इसका काम है। एस्ट्रोजन की मात्रा बढ़ती है तभी वो मैच्योर हो रहा है और वो फूटेगा, उत्पन्न करने में सहायता करना। इस हार्मोन का मादा में पित्तपिंड यानी कि कार्पस ल्यूटियम से स्रावित प्रोजेस्टेरोन हार्मोन व नर में वृक्षण की इंटरस्टिशियल कोशिका द्वारा नियंत्रण किया जाता है। मादा के अंदर सीएल जो होती है वो इसको कंट्रोल करेगी, क्योंकि अदरवाइज क्योंकि सीएल प्रोजेस्टेरोन को स्रावित करेगी तो एस्ट्रोजन तो जो इसी से कवर होगा। और इसमें जो FSH है वो बढ़ना कब बंद होगा? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जब मैच्योर होगा हुआ और वो ओवा जो है ओवुलेट कर गया, जब ओवा निकल जाएगा तब इसको रोकना जो है, FSH को कौन रोकेगा? वो एस्ट्रोजन रोकेगा, क्योंकि इसमें पित्तपिंड से स्रावित प्रोजेस्टेरोन हार्मोन व नर में वृक्षण द्वारा नियंत्रित किया जाता है। उसके अंदर जब सीएल बन जाएगी तो सीएल क्या करेगी? इसको प्रोजेस्टेरोन को स्रावित करेगी, तो इसका जो है वो बैंड बनना, जो FSH का बनना कम हो जाएगा। इसी तरह मेल के अंदर, नर में भी इंटरस्टिशियल सेल होती हैं जो टेस्टिस में, वो इसको जो है वो नियंत्रण करती हैं। तो ये दोनों पे कर असर करेगा ना, नीचे हम पढ़ेंगे अभी भी नर में क्या इसका इफेक्ट होता है। तो नर और मादा के अंदर दोनों में, अब हम मादा में इफेक्ट पढ़ रहे हैं इसका। FSH व LH हार्मोन की मात्रा बदिया किए हुए यानी कास्ट्रेटेड नर व रजोनिवृत्त पोस्ट मोनोपोजल वुमेन में ज़्यादा स्रावित होती है, इसको अंडरलाइन कर लेना। अब हम पढ़ेंगे नर में जो इसका FSH का क्या रोल है। नर में स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्म बनने की क्रिया को प्रेरित करता है, लेकिन अधिक मात्रा में अगर स्रावित हो जाए तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स को नुकसान पहुंचाता है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल टेस्टिस। तो अब हम पढ़ेंगे LH ल्यूटिनाइजिंग या ल्यूटियोट्रोपिक हार्मोन को पढ़ेंगे। इसका मादा में और नर में जो है वो क्या असर होता है, क्या इम्पैक्ट लेके आता है। तो इसका लक्ष्य अंग मादा के अंदर ओवरी व नर में टेस्टिस है, उधर टेस्टिस पे जाएगा, ये एक्शन करेगा, और इधर जो ओवरी पे करेगा। यह हार्मोन ओवुलेशन के लिए व स्पुटिक ग्राफिन फॉलिकल से सीएल के विकास के लिए जरूरी है, क्योंकि अगर ये ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन स्क्रीट नहीं होगा तो वो जो उस पर बन गई है ग्राफिन फॉलिकल पे लेयर, जो वो गलेगी नहीं, यानी कि वो जगह नहीं बनाएगी उसको निकलने के लिए, तोड़ने की जगह, जहाँ से वो ओवा जो है वो फॉलिकल से बाहर आएगा, ओवा फॉलिकल से बाहर आएगा, मैच्योर ग्राफिन फॉलिकल से, तो वो जगह जो है ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन के कारण ही वो परत जो है वो कमजोर होती है, जहाँ से ओवा निकलेगा। तो ग्राफिन फॉलिकल सीएल के विकास के लिए जरूरी है। यहाँ से अब जब ये ओवा निकल गया तो जो परत रह गई है वही सीएल है, वही सीएल बनती है। तो वो ये ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन के कारण ही वो जो है विकास करती है, जरूरी है, तथा सीएल व गर्भ अवस्था को सुरक्षित रखती है। ये जो है LH सीएल को और सीएल जो है गर्भ अवस्था को सुरक्षित रखता है। कार्पस ल्यूटियम से प्रोजेस्टेरोन हार्मोन निकलता है, वो गर्भ अवस्था को सुरक्षित रखता है। तो ये ध्यान। अब नर के अंदर LH
नर में क्या करता है, ये एंड्रोजन हार्मोन का संश्लेषण करता है। एंड्रोजन वो गोनेडोट्रोपिक थे, ये एंड्रोजन कौन से हैं, ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो मेल का मेन जो है हार्मोन है, उसको ये सिंथेसिस बनाता है, संश्लेषण करता है, ये बनाता है। अब है प्रोलैक्टिन, सी, ए बी सी, तीसरा आ गया, 3 ही हमने पढ़े थे। प्रोलैक्टिन हार्मोन, यह हार्मोन भेड़ व चूहों में सीएल को सुरक्षित बनाए रखता है ताकि उनकी गर्भ अवस्था गर्भकाल तक बनी रहे, इसमें प्रोलैक्टिन काम करता है। अब अगर आपको ये पूछ लिया जाए कहाँ कि हार्मोन जो है वो कौन सा हार्मोन भेड़ व चूहे में सीएल को सुरक्षित रखता है, तो आप तो तुरंत उसमें जो है वो वही लिखोगे, हार्मोन जो है वो सीएल पे जो बनता है। तो ये जो है प्रोजेस्टेरोन, तो ये प्रोलैक्टिन हार्मोन है, ध्यान रखें, इसको अलग से याद रखें, सुरक्षित बनाया जाता है ताकि उनकी गर्भावस्था बनाई रहे। यहाँ प्रोलैक्टिन करता है इसको। दुग्ध शरण को प्रारंभ करता है, दूध अवस्था को बनाए रखता है। लैक्टेशन दूध उतारता है। मादा पशु के अंदर मैटरनल इंस्टिक्ट्स यानी कि मातृत्व प्यार, बच्चे को प्यार माँ करती है तो वो इसी प्रोलैक्टिन से पैदा होता है। तथा पक्षियों में ब्रूडिनेस, वो जो पंखों के नीचे अंडे को रख के जो है वो सेवती है ना, इसको कहते हैं ब्रूडिनेस, तो वो जो है इसी प्रोलैक्टिन के कारण ही पक्षियों में आता है। अगर ये नहीं हो तो अंडा दे के वो उड़ जाए, छोड़ जाए, वो जो है ये जो प्यार है उसको उड़ने नहीं देता, उसमें प्रोलैक्टिन हार्मोन सक्रिएट होता है। FSH व LH की रासायनिक संरचना, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन या ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की रासायनिक केमिकल। उपरोक्त हार्मोन FSH जटिल प्रोटीन है तथा पानी में घुलनशील है। हार्मोन कृत्रिम रूप से में नहीं बनाए जा सकते। ये हार्मोन यदि मुंह द्वारा दिए जाते हैं तो पाचन तंत्र के प्रोटियोलाइटिक एंजाइम द्वारा नष्ट कर दिए जाते हैं, अतः इन्हें इंट्रामस्कुलर या सबकटी देना चाहिए। प्रोटियोलाइटिक लाइसिस का मतलब होता है कहा था ना, टिश्यू का लाइसिस हो जाता है। लाइसिस का मतलब ख़त्म हो जाता है, खा जाना। तो ये प्रोटियोलाइटिक प्रोटीन को खा जाते हैं, ख़त्म कर देते हैं, एंजाइम द्वारा नष्ट किए जाते हैं, अतः इन्हें यह अधिक ताप पर खराब हो जाते हैं, अतः इन्हें फ्रिज में रखना चाहिए। उपरोक्त हार्मोन सिस्टिक ओवरी, इसको सिस्टिक ओवरी करो, ये सिस्टिक वेरीज नहीं है, ओ और लगाओ इसमें, सिस्टिक ओवरीज। उपरोक्त हार्मोन सिस्टिक ओवरीज, निम्फोमेनिया पढ़ा है आपने, हमेशा जो ताव में रहता है पशु, वह पुनः मद लाने हेतु एनिस्टर व ओवुलेशन हेतु लगाए जाते हैं। ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं, LH और FSH दोनों फील्ड में काम आएंगे, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखते हैं। और ये जो फर्स्ट ईयर के अंदर अगर आपने इन चैप्टरों को 2 जो मैं पढ़ा रहा हूँ इनको बड़े ध्यान से अगर पढ़ लिया तो आपको सेकेंड ईयर में ये पूरे के पूरे काम आएंगे, एज इट इज़ है सेकेंड ईयर में, और ये भी है आपके काम आने हैं। वहाँ हार्मोन है सारे, बाजार में निम्न नामों से ये उपलब्ध हैं। ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिक, HCG, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडो, HCG कहते हैं इसको। और HCG का ही नाम जो है वो साराभाई ने रखा है, फुलेटिन फ्रॉम यूरिन ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन, भेड़ घोड़ा व सूर की पीयूष ग्रंथि से प्राप्त FSH LH, पीयूष ग्रंथि एंटीरियर पिट्यूटरी से और पोस्टीरियर पिट्यूटरी से। तो ये एंटीरियर पिट्यूटरी से प्राप्त होने वाले हार्मोन हम जो पढ़ रहे हैं वो है, नाम है इनके वेट्रोफिन फ्रॉम शीप पिट्यूटरी और फ्रॉम हॉर्स पिट्यूटरी। ये अब ये PLH है या PIH है, ये थोड़ा देखना पड़ेगा, ये क्लियर नहीं है मेरे को भी। एक सेकेंड, अभी मैं निशान लगा लेता हूँ इस पर, ये देख लेते हैं ये PLH है या PIH है, इसमें कुछ नज़र नहीं आ रहा, इसने बड़ा अजीब सा लिखा है। कोई बात नहीं, इसको देख के जब क्लियर करेंगे, ये मुझे भी ध्यान नहीं है ये PIH है या PLH है, तो दोनों ही नहीं है पढ़े हुए, ना PIH का नाम पढ़ा है ना मैंने PLH का।
तो ये जो है PMSG, तो ये मैंने पढ़ा हुआ है, प्रेग्नेंट मेयर सीरम गोनेडोट्रोपिक, ये पढ़ा हुआ है। फ्रॉम 50 to 100 डेज प्रेग्नेंट मेयर सीरम से इसको प्राप्त करते हैं। तो ये हार्मोन हमने पढ़े एंटीरियर पिट्यूटरी के। अब है पोस्ट पिट्यूटरी से स्रावित होने वाले हार्मोन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं इसलिए कह रहा हूँ आपको कि इनको अच्छी तरह से याद कर लेना। ये आपके फर्स्ट ईयर में याद करने के बाद मैं बता देता हूँ कहाँ कहाँ काम आएंगे, आपके सेकेंड ईयर में भी काम आएंगे, सेम है। और आपकी सेकेंड ईयर में फार्मेकोलॉजी में ये दोनों का बहुत अच्छा विस्तार दे रखा है, मेडिसिन और फार्मेकोलॉजी में ये काम आएंगे आपके पूरे। तो इसको अच्छी तरह से आप याद करें। ऑक्सीटोसिन आम यूज होने वाला फील्ड के अंदर पावसने वाला टीके के नाम से जाना जाता है, आप जानते हो। ऑक्सीटोसिन, इसे पिटोसिन भी कहते हैं। इसका टारगेट ऑर्गन गर्भाशय व अडर है। गर्भाशय अडर के साथ साथ यूरिनरी ब्लैडर भी होता है, यहाँ इसने लिखा नहीं है, खैर मैं देख लेता हूँ। टारगेट ऑर्गन इसका है आयन अडर, गर्भाशय व अडर है, लेकिन यूरिनरी ब्लैडर भी होता है। चलिए देखते हैं। यह हार्मोन यूट्रस, लैक्टिफेरस ट्यूब्यूल और मेमोरी ग्लैंड्स, ये लिखा है ना इसने, यूरिनरी ब्लैडर, वेरी गुड, ये आ गया ना। यूरिनरी ब्लैडर की स्मूथ जो मांसपेशियां हैं उनका कंट्रैक्शन करता है। जब आप इस हार्मोन को लगा देते हैं और दूध पाउस आ जाता है, उसमें थनों में पाउस जाता है गाय में, आपने देखा होगा, उसी समय जो है गाय पेशाब भी करेगी, पेशाब भी करेगी। तो ये क्या है, यूरिनरी ब्लैडर का कंट्रैक्शन हो रहा है, इसी से होता है वो। तो इसमें यूट्रस का पर ये और अडर पर और यूरिनरी ब्लैडर पे इसका जो है वह संकुचन करते हैं, जिनसे प्रसव आसानी से हो जाता है, तथा मिल्क लेट डाउन होने से पशु आराम से दूध दे देता है, तथा पशु पावसने के समय पेशाब भी करता है। ये लिख दिया इसने, सही है, पावसने के समय पेशाब भी करता है, क्योंकि ये 3 हो गए इसके अंग जो हैं, इन पे ये एक्शन होता है। तो इसको कंप्लीट करके फिर हम इसको विश्राम देंगे आज के लेक्चर को। मुर्गियों के अंडे को बाहर निकालने में ये मदद करता है। प्रसव के बाद जब हम ऑक्सीटोसिन हार्मोन लगा देते हैं, ये ध्यान रखना 24 घंटे के अंदर अंदर लगना चाहिए, उसके बाद लगाते रहना चाहिए, कुछ नहीं होगा। ये 24 आवर के अंदर अंदर आपको उसी समय लगाना है। वैसे तो 8-10 घंटे पे ही आप उसको लगा दो, या ब्याहते समय लगा दो, ब्याहने के बाद लगा दो, क्या दिक्कत है उसमें। ऑक्सीटोसिन हार्मोन लगाने से जेर आसानी से जल्दी पड़ जाती है, जेर नहीं गिरने जैसी हालत नहीं आती। अब ये ऑक्सीटोसिन का एक एक्शन जो है, ये डायग्राम दिया हुआ है, ये आपके समझ में, क्योंकि लिखा नहीं है कहीं इसके बारे में, डायग्राम दिया है, तो मैं आपको इसमें थोड़ा सा समझा देता हूँ। देखिए, जैसे ही चाहे ये रिलीज हो हाइपोथैलेमस से, ये आपके समझ में नहीं आएगा। ये जो पैरावेंट्रिकुलस न्यूक्लियस है ना, ये हाइपोथैलेमस में होता है। ये स्मॉल क्लस्टर ऑफ न्यूरॉन्स हैं, झुंड में न्यूरॉन इकट्ठे हुए, झुंड में न्यूरॉन की इस तरह से छोटे झुंड बन गया न्यूरॉन्स का, इसी को न्यूक्लियस कहते हैं, पैरावेंट्रिकुलस न्यूक्लियस कहते हैं। हाइपोथैलेमस में होता है, हाइपोथैलेमस में ये होता है। और सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस, अभी ऑप्टिक तो आपको पता है, ऑप्टिक नर्व होती है। ऑप्टिक क्याज्मा आपने पढ़ा है, फर्स्ट ईयर के अंदर पढ़ा होगा आपने, जरूर +2 में पढ़ा होगा। ऑप्टिक क्याज्मा क्या होती है, ये जो आंख है, इसकी जो सेंसेशन देती हैं जो नर्व, वो यूं जाती हैं, मतलब जो राइट वाली है वो लेफ्ट की तरफ है, और लेफ्ट वाली है जो राइट की तरफ है। तो यहाँ एक क्रॉस बनता है, ये जो ऑप्टिक नर्व है ना, इसका क्रॉस बनता है, ये नज़र आ रहा होगा आपको, ये क्रॉस बनता है इस तरह से। इस क्रॉस को क्याज्मा कहते हैं, ऑप्टिक क्याज्मा, ऑप्टिक नर्व का क्याज्मा कहते हैं। इसके जो है इसका जो है बेस, इसका क्याज्मा का बेस और थैलेमस का नीचे का पोर्शन, वहाँ जो है ये भी स्मॉल क्लस्टर है न्यूरॉन के, और कुछ नहीं है। ये भी एट द बेस ऑफ ब्रेन, एडजेसेंट टू ऑप्टिक क्याज्मा। ऑप्टिक क्याज्मा के बिल्कुल साथ में, एडजेस्टेंट का मतलब है बिल्कुल साथ में, और इसके ब्रेन के बेस में, यानी कि हाइपोथैलेमस, ब्रेन हाइपोथैलेमस पार्ट है ब्रेन का,
तो यहाँ ये होता है, इसको SON भी कहते हैं, सुप्रा न्यूक्लियस नोड के नाम से इसको जाना, न्यूक्लियस के नाम से जाना जाता है। तो इसी तरह से पैरावेंट्रिकुलस न्यूक्लियस, इसको भी शॉर्ट नाम आप दे सकते हैं। तो ये हाइपोथैलेमस में क्रिया है, ये ऊपर वाली सारी। ये जो हाइपोथैलेमस में क्रिया हुई, अब ये कहाँ से होगी? अब रिलीज या तो यहाँ से ऑक्सीटोसिन रिलीज हुआ हो तो भी कोई बात नहीं है। आपने ऑक्सीटोसिन बाहर से दिया, ये देखिए यहाँ रिफ्लेक्स सेक्शन देखिए, ये बाहर दिया हुआ बता रहे हैं, यहाँ आपने ऑक्सीटोसिन बाहर से लगाया तो यहाँ पोस्टीरियर पिट्यूटरी से रिलीज हुआ, एक ही बात है। दोनों क्या काम करते हैं? दोनों ये एक्शन जा रहा है सीधा, आप देखिए यूट्रस पे, ये डायग्राम दे रखा है। अब ये यूट्रस पे इसको कंट्रैक्शन करेगा, सर्विक्स को रिलैक्स करेगा, वेजाइना को रिलैक्स करेगा और यूरिनरी ब्लैडर को भी कंट्रैक्ट करेगा। तो ये तीनों सारों को कंट्रैक्ट करेगा तो क्या होगा? यहाँ जेर अटकी हुई है कोरेंकल्स में, कोटिलिडन में, तो वो कोटिलिडन को और कोरेंकल्स को लूज कर देगा। लूज होने के बाद में जब कंट्रैक्शन होगा उसके अंदर, यूट्रस के अंदर, तो ये जेर को बाहर फेंक देगा, नंबर 1। और जब यूरिनरी ब्लैडर में कंट्रैक्शन होगा तो ये पेशाब बाहर फेंक देगा, बाहर को निकाल देगा पेशाब को। तो ये इसकी प्रक्रिया जो है, और इसी तरह से सेम प्रोसेस ये अडर पे एक्शन करता है। जैसे ही या तो इधर से लगाएंगे ऑक्सीटोसिन या रिलीज होगा। रिलीज कैसे होगा? हाइपोथैलेमस से, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से रिलीज कैसे होगा? जब बच्चा थनों को चूंगेगा, जैसे ही बच्चा उसको सक करने लगा थनों को, जैसे ही सक करेगा, मुंह लगाएगा, तो ये जो है रिफ्लेक्स एक्शन तुरंत हाइपोथैलेमस को जाएगा। वहाँ से इन सेल से वहाँ से ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा। जैसे ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा ये अडर पे जो है इसका वजन पड़ेगा। अडर जब कंट्रैक्ट करेगा तो वो दूध जो है अडर के अंदर वो थनों में चला जाएगा प्रेशर के साथ, तो वो थन जो है वो गाय जो है पहुँच जाएगी। तो ये पूरी प्रक्रिया आपने इसको अच्छी तरह समझना है। यहाँ नहीं दे रखा, कहीं जरूर दे रखा होगा तो मैं आपको पेज बताऊंगा, लेकिन ये अगर आप सुन लोगे इसको पूरे को, ये डिटेल इसकी मैंने आपको दे दी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ऑक्सीटोसिन का कार्य कैसे ये करता है, ये मेरे ख्याल फार्माकोलॉजी में भी दे रखा है, शायद फार्माकोलॉजी में भी आप पढ़ेंगे, वहाँ भी दे रखा है। और नेक्स्ट हम इसमें एक वासोप्रेसिन को सिर्फ 2 लाइनें पढ़ के नेक्स्ट जो है वो टॉपिक बाद में शुरू करेंगे। ओवरी से रिलीज होने वाले जो है हार्मोन बाद में लेंगे, लेकिन इसका एक और है वासोप्रेसिन, पोस्टीरियर जो है पिट्यूटरी से वासोप्रेसिन। वासो कहते हैं वेसल्स को, प्रेसिन कहते हैं प्रेस करने को, यानी कि वेसल जो ब्लड वेसल है उनको प्रेस कर देता है। तो जहाँ खून की सप्लाई ज़्यादा जा रही है वो कम हो जाएगी, यानी कि जब ब्याने के बाद में यूट्रस से खून ज़्यादा बह रहा हो तो अगर आप इसको लगा दोगे तो खून रुक जाता है। तो इसको ADH भी कहते हैं, एंटी डायरेटिक हार्मोन भी कहते हैं। अगर पेशाब ज़्यादा आ रहा है तो अगर इस हार्मोन को लगा देते हैं तो क्या होता है? कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स मैंने पढ़ाए थे आपको, किसमें? किडनी के अंदर जो न्यूरॉन, हमने जो इसकी यूनिट पढ़ी थी, उस यूनिट के अंदर आपने कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स पढ़े थे, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स। तो जैसे ही ADH रिलीज होता है, यहाँ ADH दिया जाता है, तो ADH क्या करता है? उसकी परमेबिलिटी को बढ़ा देता है। परमेबिलिटी को क्या बढ़ा देता है? तो क्या होता है? तो जो पानी जो है जा रहा था उसको वो एब्जॉर्ब कर लेता है, वापस ब्लड के अंदर पानी को एब्जॉर्ब कर लेगा। तो पानी जब एब्जॉर्ब हो जाएगा तो पेशाब कम आएगा। जब पानी ज़्यादा होगा और एब्जॉर्ब नहीं होगा इन कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स के द्वारा, तो वो जो है पेशाब ज़्यादा बनेगा। तो यह हार्मोन को पिट्रोसिन व एंटी डायूरेटिक हार्मोन भी कहते हैं। इसका उपयोग प्रसव के बाद रक्तस्राव को रोकने के लिए व डायबिटीज़ इंसिपिडस, ये डायबिटीज़ हो जाती है ना कईयों को, बहुमूत्र, उसका नाम डायबिटीज़ इंसिपिडस होता है, बहुमूत्र में भी लगाते हैं ताकि ये पेशाब कम आना लग जाता है। तो आज का इतना ही है। नेक्स्ट हम डिम ग्रंथि से स्रावित होने वाले हार्मोनों को पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।